हेलो एंड वेलकम टू एपीएस क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ये आपका रिवीजन का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन थे और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो पहला सवाल ये था Q इज इक्वल टू NE से रिलेटेड। अच्छा, और दूसरा अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो आप बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखते हैं हम I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो एक फार्मूला हमने ये पढ़ा, एक फार्मूला ये पढ़ा। अच्छा, और तीसरा फार्मूला हमने जो पढ़ा था पिछले वीडियो में वो था कि अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है और कुछ काम हो रहा है उस पोटेंशियल डिफरेंस से, और कुछ वो जो काम हो रहा है वो कितने चार्ज को लेके काम करा रहा है, तो वो एक हमने रिलेशन पढ़ा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में देखा। अच्छा, अब इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, आपके सामने कुछ सवाल दिए हैं। तो पहले इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी थियरी है जो बहुत ही फेमस थियरी है, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, जिसका नाम है ओम्स लॉ। ठीक है, तो अब देखोगे ओम्स लॉ को पढ़ने और समझने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो आप सबने पढ़ा भी होगा, क्लास में भी पढ़ा होगा, ऑनलाइन भी पढ़ा होगा। तो आपने जो पढ़ा है कि ओम्स लॉ क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, अब देखोगे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटा दें तो V इक्वल टू I लिखेंगे और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने की जगह पे हम लिख देंगे R। तो अब यहाँ देखोगे अगर मैं लिखूँ R इज इक्वल टू, तो लिख देंगे V बाई I, है ना। तो अब देखोगे रिलेशन क्या है, पोटेंशियल में, रेजिस्टेंस में और ये करंट में। ठीक है, अब देखोगे ये जो R है, ये R को हम क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा चलो, तो अगर ये समझ में आया, अब देखते हैं कि अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसका कुछ रेजिस्टिविटी भी होगा, मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। इसको डिटेल में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्लास 10th में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका है। और हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी की अगर बात आती है तो वो जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड किस पे करता है ना। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड किस पे करता है। चलो भाई, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा कहीं किनारे लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अभी हमने देखा V इक्वल टू आई आर, है ना, ये फॉर्मूला हमको मिल गया है। अब हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी की बात करें तो देखेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ों की बात की जाएगी, है ना, कि अगर कोई रेजिस्टेंस है तो कोई वायर है तो वो प्रोपोर्शनल होगा उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना लंबा वायर होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, यानी कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट जो है कि जो ये रेजिस्टेंस होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया पे। अब किस एरिया की बात करोगे तो देखोगे कि ये जो आपका वायर है, इस वायर का ये जो डायमीटर है ना, ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को जैसे आप मोटा करेंगे, यानी कि अगर वायर मोटा होता चला गया तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये कि अगर एरिया बड़ा हो रहा है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा। अब इन दोनों बातों को, अगर दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो यहाँ से लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अच्छा, अब यहाँ पे जो नई बात निकल के आ रही है रेजिस्टिविटी को हम रो से इंडिकेट करते हैं, और रेजिस्टिविटी कांस्टेंट लगाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो अगेन हमको एक फार्मूला मिल गया कि R इज इक्वल टू रो L बाई A। यहाँ लिख लेंगे R इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, तो अपने को ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों को मिला के हमारे पास ये दो फार्मूला आ गया है। इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करते हुए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट। क्या कह रहा है कि कितना करंट की बात हो रही है, मतलब यहाँ पूछा क्या जा रहा है, हाउ मच करंट
मतलब कि आई जो है वो पूछा जा रहा है। विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट, और यहाँ पे जो पोटेंशियल दे रखा है वो दिया है 220 वोल्ट का। अच्छा, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1210 मतलब 1210 ओम, और यहाँ पे दे रखा है R इज इक्वल टू 1210 ओम, है ना। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि कितना करंट ड्रॉ हो रहा है ना। तो अब देखेंगे हमारे पास ये जो रिलेशन है उस रिलेशन में लिखेंगे V इक्वल टू आई आर। तो अभी देखोगे यहाँ पे I ही पूछ रहा है, तो इसी को अगर हम जनरलाइज कर दें तो लिख देंगे I इज इक्वल टू V बाई आर, है ना। या फिर यही वैल्यू पुट करके इंटरचेंज करें या फिर फॉर्मूले को ही इंटरचेंज कर दें। तो यहाँ पे देखोगे V की वैल्यू दे रखा है 220 और R की जो वैल्यू दे रखा है 1210, और ये करंट की बात हो रही है। अच्छा, अब देखोगे कि यहाँ पे पोटेंशियल को हम वोल्ट में लिखते हैं, रेजिस्टेंस को ओम में लिखते हैं, तो आई को किस में लिखते हैं, तो आई को हमें पहले से पता है कि एम्पियर में लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो अब यहाँ देखोगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो इसको जब जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, हाँ फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए तो कितना आएगा इसका जवाब। 0.18 एम्पियर। जिसका भी जवाब 0.18 एम्पियर आ रहा है उनका करेक्ट है। सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखोगे, ये तो आपका ए पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट था। अब ये बी क्या कह रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ। यहाँ भी देखो वही बात कह रही है। यहाँ क्या कह रहा है कि अब देखो वो बल्ब की बात कर रहा था, यहाँ हीटर की बात कर रहा है, केवल नाम चेंज किया है, बात वही पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो कि क्या पूछ रहा है कि हाँ बी वाला, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इज रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 110 मतलब 110 ओम। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, वैल्यू बस चेंज किया है, नाम चेंज किया है, बल्ब की जगह इलेक्ट्रिक हीटर रख दिया है। और यहाँ अगेन पूछ रहा है कि आई क्या होगा, जबकि वी आपका 220 वोल्ट अगेन है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है आर की वैल्यू है वो चेंज हो जा रही है, और वो आर की वैल्यू 110 ओम आ जा रही है ना। तो अब देखोगे फिर हम उसी फार्मूले में रखेंगे, तो हमें पूछ क्या रहा है, आई पूछ रहा है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिखेंगे, 220 डिवाइडेड बाई 110, ये हो गया 2, ये 2 क्या एम्पियर। तो अब देखोगे जिसका जवाब 2 एम्पियर आ रहा है वो सही है ना। चलिए अब अगले सवाल में चलते हैं। समझ आया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी दोनों पार्ट एक ही सवाल है, बस नाम चेंज कर दिया है। चलो भाई आगे के सवाल में देखते हैं क्या पूछ रहा है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प इफ द लैम्प यूजेस 20 एम्पियर। कर क्या रहा है, यहाँ पे आई की वैल्यू दे रखा है कि 20 एम्पियर का वो करंट यूज कर रहा है। कौन? ये इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प जो है। और ये कनेक्ट किससे है, तो कनेक्ट है आपका 220 वोल्ट लाइन से। तो यहाँ पे पोटेंशियल भी दे रखा है कि 220 वोल्ट के लाइन से ये कनेक्ट है, 20 एम्पियर करंट का यूज कर रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अब देखोगे भाई सीधा सीधा बात, अभी हम क्या निकाल रहे थे, आई को फाइंड कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, आर को फाइंड करेंगे। तो आर को फाइंड करने के लिए फिर इसी वाले फार्मूले का यूज करेंगे, और यहाँ से देखेंगे कि आर इज इक्वल टू वी बाई आई, सिंपल। तो क्या करोगे, पोटेंशियल क्या दे रखा है 220, देखेंगे 220 और डिवाइडेड बाई आई कितना है 20। अब देखो तो ये कितने वर्तमान में जाएगा 11। अब ये 11 होगा क्या, तो 11 ओम होगा। मतलब कि यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस आ रहा है वो 11 ओम आ रहा है ना। अब देखो जिसका जवाब अगर 11 ओम आता है तो उनका जवाब सही माना जाएगा। चलें आगे के सवाल में चलते हैं। आगे का सवाल क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये कह रहा है अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। यूनिट पे ध्यान देंगे बच्चा,
तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। डायमीटर अगर 0.5 mm की बात करता है तो इसका हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस से एरिया मिल जाएगा हमको। तो क्या करेंगे इसके लिए, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको लिखते हैं। डायमीटर दिया है 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁶, और रो की जो वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ मिलीमीटर दिया है और इसकी रेजिस्टिविटी सेंटीमीटर में दे रखा है। अब पूछ रहा है हाउ मच द वायर वुड बी नेसेसरी टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो उस वायर की लंबाई कितनी होगी, यानी कि उस वायर वो कितना लंबा वायर होगा कि जिसकी रेजिस्टिविटी जिसका जो रेजिस्टेंस होगा आर की वैल्यू जो होगी वो 10 ओम के बराबर हो जाए। तो अब देखोगे भाई, अब यहाँ हमको दिख रहा है आर दिख रहा है, रो दिख रहा है ना। अच्छा ये डी दिख रहा है, तो एक काम करेंगे हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अभी देखते हैं कैसे। एल दिख रहा है, मतलब कि ये जो हमारा जो दूसरा फार्मूला यहाँ दिखाई दे रहा है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसी का यूज करना है। यहाँ से हम अगर एल निकालना चाहें तो इस फार्मूले का यूज करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो डी दिया है 0.5 mm और हमारे पास यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, किसी वायर का काम कर रहा है। तो जब भी देखोगे तो वायर हमारा कैसा होता है, इस तरीके का होता है। अब इसके डायमीटर की बात, अगर इसके टिप की ऐसी बात की जाए, इसको थोड़ा सा मोटा अगर हम बनाएं तो ध्यान से देखोगे इस वायर को अगर हम थोड़ा सा मोटा बना के देखें तो ऐसे देखोगे। अब डायमीटर की जो बात हो रही है इस लेंथ की बात करता है, ये पूरे लेंथ की बात करता है, ये डायमीटर। तो अब इसके रेडियस की बात करोगे तो इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे अगर मैं डायमीटर के रेडियस की बात करूं तो क्या करोगे 0.5 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अच्छा ये देखो mm में है और ये सेंटीमीटर में है, तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, जल्दी से फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नहीं समझ आया, चलिए बताते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0. कितना आएगा 0.25 mm। यहाँ आर की वैल्यू क्या आ रही है 0.25 mm। अच्छा अब ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर में क्या करेंगे, तो एक जीरो का डिफरेंस होता है तो लिखेंगे 0.025 सेंटीमीटर। अच्छा अब आपका यहाँ आर निकल के आ गया 0.025 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें बनाना है इसको एरिया बना देना है। तो एरिया के लिए क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है। ये कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखो। अब ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि पाई की वैल्यू हम देखो जानते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 के करीब होता है, लेकिन एक वैल्यू और है जो कि 22/7 है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 22/7 का, है ना। तो यहाँ से एरिया निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 0.025 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ से हमको सारी बातें समझ के आ गई हैं कि हमारे पास एरिया भी है, आर भी है, रेजिस्टिविटी भी है और निकालना क्या है एल। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ देखोगे आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, एल निकालना है। तो काम बेसिक से सीखेंगे भाई। तो यहाँ से देखोगे रो एल इज इक्वल टू आर ए, यहाँ से हो जाएगा एल इज इक्वल टू आर ए बाई रो, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में हम ऐसे पुट कर दें तो यहाँ से देखेंगे L इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या दे रखा है 10, ए की वैल्यू क्या आया 22/7 इंटू 0.025 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टिविटी कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁴
-6। ठीक है, सारे का यूनिट पता है, एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये आपका जो आर है वो ओम है, रेजिस्टिविटी क्या है, सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एल जो होगा वो किस में आएगा, एल जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इसको सॉल्व करके फटाक से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, तो देखें किसका जवाब पहले आता है। सॉल्व करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा 122 पॉइंट कितना आ रहा है 77 मीटर, जिसका भी जवाब L इज इक्वल टू 122.77 मीटर आ रहा है, उनका करेक्ट है। चलिए, तो अभी के इस वीडियो में इस 3 सवाल को डिस्कस किए, फिर आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।